नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आप सुन रहे हैं आज की कहानी बेटी पैदा करने की सजा। 7 वर्ष के खुशहाल विवाह के बाद अभय जी ने अचानक ऐलान कर दिया कि वह दूसरा विवाह कर रहे हैं। यूं उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, उन्हें एक बेटा चाहिए था बस। और 5 वर्ष पूर्व निया के जन्म के समय डॉक्टर ने आगाह कर दिया था कि मैं अब दोबारा मां नहीं बन पाऊंगी। अभी तक तो मजबूरन खामोश रहे अभय, पर अब उन्हें अपनी एक पुरानी सहपाठिन मिल गई थी, अमिता, जिसने अपना करियर बनाने के जुनून में अभी तक विवाह नहीं किया था और अब करना चाहती थी। कितना अस्थिर हो सकता है मानव मन। एक दिन यही अभय मेरे प्यार में इतने बावले थे कि मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करने दी। एक संबंधी के घर विवाह में अभय ने मुझे देखा तो अपने अभिभावकों को हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने ही भेज दिया। मैं तब बीए के अंतिम वर्ष में थी। पापा कहते थे कि मेरे पास अपने पैरों पर खड़ा होने लायक डिग्री अवश्य होनी चाहिए, वह भी नहीं तो कम से कम मैं अपना बीए तो पूरा कर ही लूं। लेकिन अभय उतना भी रुकने को तैयार नहीं थे। मेरा अपना कारोबार है, मुझे कौन सा इससे नौकरी करवानी है जो डिग्री की आवश्यकता पड़े, उनका तर्क था। मैं भी तो बह गई थी उनके प्यार में। ऐसा तो मैंने अब तक कहानियों में ही पढ़ा था और फिल्मों पर ही देखा था। वही सब अब मेरे जीवन में घट रहा था और मैं उस बयार में बिना पंख उड़ने लगी थी। दुल्हन बन इस घर में आई तो अभय का ढेर सारा प्यार मिला मुझे। वह सब झूठ था क्या? बस इतनी सी ही होती है प्यार की वास्तविक उम्र। हम इन्हीं रिश्तों को जन्म जन्मांतर तक निभाने की बात करते हैं। प्यार में पूर्ण समर्पण ही करती है स्त्री, बिना संदेह, बिना किसी प्रश्न के, तन से, मन से और यदि संभव हो तो शायद आत्मा से भी। मेरी जगह यदि अभय होते तो, वही किसी कारणवश पिता बनने में अक्षम हो गए होते तो क्या मैं उन्हें छोड़ जाती? कदापि नहीं। मेरे मन में तो शायद उनके प्रति क्रोध भी न उपजता। और कितनी निष्ठुरता से मुंह मोड़ लिया था अभय ने। यूं तो पुरुष चाहता है कि स्त्री कोमलांगी छुई मुई सी केवल उसी को समर्पित रहे, पर वह जब चाहे उसे सड़क पर खड़ा कर सकता है, अकेली और असहाय। निष्ठा और प्रतिबद्धता क्या सिर्फ स्त्रियों के लिए होती है? मेरे भीतर सवालों का एक बवंडर उमड़ रहा था। अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठ अभय ने इतनी कृपा अवश्य की थी कि मुझे घर छोड़ने को नहीं कहा था। मैं और निया ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट कर दिए गए थे। दूसरे ही दिन अभय मंदिर में अमिता को ब्याह घर भी ले आए। पत्थर के देवता सब देखते रहे और मुस्कुराते रहे। मंदिर के पुजारी, जो मुझे अच्छी तरह से पहचानते थे, उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं की फेरे डलवाने में। अपने धनी यजमान को नाखुश कैसे कर देते? बड़ा सा घर था हमारा और बीच में चौक, सो नीचे की गतिविधियां ऊपर दिखाई देती थी। क्या लगता था अभय को मैं कोई काठ की गुड़िया हूँ कि उन्हें किसी अन्य स्त्री के साथ देख बुरा नहीं लगेगा? मुझे अपमानित महसूस नहीं करूंगी मैं? कानूनन तो मैं अभय पर दूसरा विवाह करने पर मुकदमा भी चला सकती थी, पर न तो मुझ में इतना मनोबल था, न ही धन। अपनी रोजाना की जरूरतों के लिए भी मैं व निया उन्हीं पर निर्भर थे और ये अकटु सत्य जानते थे अभय। कहते हैं जब हमारे लिए कोई किवाड़ बंद कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कोई खिड़की अवश्य खुल जाती है। मेरे लिए तो बहुत अनपेक्षित जगह पर खुली थी यह खिड़की। अभय ने शायद मेरठ रहती अपनी माँ और एक विवाहिता छोटी बहन निधि को अपने नए विवाह की खबर दी थी। अगले दिन सुबह ही मैंने अभय के साथ उन दोनों को नीचे आंगन में चाय पीते देखा। माँ तो बहुत प्रसन्न लग रही थी। उनकी बरसों से पोता पाने की संभावना जो बन गई थी। पोते के बिना उनका वंश कैसे चलेगा और श्राद्ध कौन करेगा, इस बात की उन्हें सदैव चिंता रहती थी, जो क्रोध बनकर अक्सर मुझ पर निकलती थी। निधि अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करती थी। बचपन में ही अपने पिता को खो देने से उन्हें पितृतुल्य ही मानती थी। मैंने उसे कभी भाई के साथ ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था, किंतु आज बातें समझ न आने पर भी उसकी भाई के साथ विवाद करने की आवाज स्पष्ट आ रही थी। निया को खिला पिलाकर मैं कमरे में परेशान बैठी थी। सबसे बड़ी चिंता तो मुझे अपनी नन्ही सी बिटिया की थी। कितने नाजों से पाला था मैंने इसे। हर दम गुड़िया की तरह सजा कर रखती, नित नए डिजाइन के कपड़े बनाती, फ्रॉकों पर तो क्या उसकी बनियानों पर भी कढ़ाई करती। उसी के भविष्य को लेकर परेशान थी मैं। अभी तो नासमझ है, समझने लगेगी तो कैसी हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगी वह लड़की। लड़की होने का दंड मिला था उसे व उसकी माँ को, लेकिन लड़की होना अपराध क्यों है? कैसे समझा पाऊंगी उसे यह बात? बेटों से यदि वंश चलता है तो यह परंपरा तो हमारे समाज की स्वयं की बनाई हुई है ना। काश मैं इस काबिल होती कि अपनी बेटी को इस माहौल से कहीं दूर ले जाकर स्वयं की परवरिश कर सकती। अवसाद से घिरी बैठी थी कि किवाड़ खटका और कुछ पल बाद निधि मेरे सामने थी।
मेरी पहली प्रतिक्रिया तो उससे मुख मोड़ लेने की हुई, पर उसके चेहरे के भाव ने मेरा निश्चय डिगा दिया। मेरी हम उम्र है वह, मृदुभाषी और सीधी लीक पर चलने वाली, लेकिन आज मैंने उसका आत्मविश्वास से भरा एक नया रूप ही देखा। सबसे पहले तो वह थाली में भोजन परोस लाई और आग्रहपूर्वक मुझे खिलाने लगी, स्नेह सिक्त इस धमकी के साथ कि यदि मैं नहीं खाऊंगी तो वह भी भूखी रहेगी। बोली, निया को पालने की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है, पर यह मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। निया मुझे उस घुटन से निकालकर अपने साथ मेरठ ले आई और अपने घर के पास एक कमरा किराए पर दिलवा दिया। नौकरी करने लायक तो कोई डिग्री थी नहीं मेरे पास, सो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई अन्य उपाय सोचना था। मैंने अपने शौक को ही अपनी आमदनी का जरिया बनाना तय किया। इससे बहुत अधिक निवेश की भी जरूरत नहीं थी। एक सिलाई की मशीन खरीद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। निधि ने अपने परिचितों से कहकर शुरू में कुछ काम भी दिलवा दिया। मैंने स्वयं को अपने पुराने जीवन से बिल्कुल काट दिया, उन यादों को भी पास न फटकने दिया और स्वयं को काम में डुबो दिया। रात देर तक लगी रहती, दिन में कमरा सिलाई के काम आता और लोगों का आना जाना लगा रहता। रात को सब कुछ किनारे कर हम माँ बेटी यहीं सो जाती। धीरे धीरे कई स्थायी ग्राहक बन गए और सहायता के लिए मुझे अन्य कारीगरों को लगाना पड़ा। निधि ने न सिर्फ मेरी आर्थिक सहायता की थी, बल्कि मेरा मनोबल भी बढ़ाए रखा था। पैसा तो मैंने बाद में लौटा भी दिया, पर उसके एहसान किसी भी तरह लौटा नहीं पाऊंगी। सोचती हूँ इसी तरह यदि सभी स्त्रियां एक दूसरे की सहायता करें तो स्त्रियों की अनेक समस्याएं हल हो जाएं। निधि ने भी अपने प्रयत्नों से निया को अच्छे स्कूल में भर्ती करवा दिया। मैंने निश्चय कर रखा था कि निया को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाऊंगी, ताकि उसे किसी पुरुष पर पूर्ण रूप से आश्रित न होना पड़े। एकदम परिवर्तित रूप से ही सही, जीवन का एक बार फिर ढर्रे पर चल पड़ा था। समय यदि भाग नहीं रहा था तो भी आगे तो खिसक ही रहा था और एक दिन निया ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और नौकरी करने लगी। घर भी हमने बड़ा ले लिया था। निया चाहती थी कि अब मैं काम बंद कर आराम करूं, पर अब तक मेरा काम काफ़ी फैल चुका था। उसमें अनेक महिलाओं को रोजगार मिला हुआ था। काम बंद करने से वह सब बेरोजगार हो जाती। दूसरे विवाह से अभय को बेटा तो मिल गया और कुछ वर्ष मौज मस्ती में भी बीते, पर बेटा जब लगभग 12 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ अमिता को गर्भाशय का कैंसर हो गया। ऑपरेशन हुआ और वर्षों इलाज भी चलता रहा, लेकिन तब तक बीमारी काफ़ी फैल चुकी थी और उस पर विजय पाना डॉक्टरों के बस में न रहा और अमिता अभय का साथ छोड़ गई। बेटा तो पहले ही अधिक लाड़ प्यार में बिगड़ चुका था, अब तो उसे देखने वाला भी कोई न था। कुछ बिगड़ैल किस्म के लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, जिनका एकमात्र शगल धन उड़ाना ही था। अभय उस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे तो निधि के जरिए मुझ तक संदेश भिजवाने शुरू किए। वे चाहते थे कि मैं आकर घर संभाल लूं और उनके बेटे को भी। यह भी इशारा किया कि वह अपनी कोठी निया के नाम कर देंगे। निधि अपने भाई का संदेशा अवश्य मुझ तक पहुंचा देती, पर निर्णय सदैव उसने मुझ पर ही छोड़ा। अभय को शायद लगता था कि मैं उनका निमंत्रण पा फौरन लौट आऊंगी। तलाक की कानूनी कार्रवाई तो कभी हुई नहीं थी, सो वह शायद अब तक मुझ पर अपना अधिकार समझते थे। भूल गए थे कि जिसे उन्होंने मात्र अपनी कठपुतली समझ रखा था, उसकी डोर उनके हाथों से कब की छूट चुकी है। मैं उस घर में लौटने को कतई तैयार नहीं थी जहां से एक दिन अपमानित होकर निकली थी। मेरा आत्मसम्मान जाग चुका था। मैं अब विवश और असहाय, आर्थिक और सामाजिक रूप से पति पर आश्रित नहीं रह गई थी। बहुत देर से बाहर घंटी बज रही थी। हीराबाई किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए मैंने ही जाकर दरवाजा खोला। सामने अभय खड़े थे। सोच रही थी कि भीतर आने को कहूँ अथवा नहीं, कि वह स्वयं चलकर भीतर आ बैठे। थके हारे से बेवक्त बुढ़ा गए थे। चेहरे पर सिर्फ उम्र ही अपने निशान नहीं छोड़ती, किस भांति जिया गया जीवन, इसका निचोड़ भी अंकित हो जाता है चेहरे पर। मैं खामोश बैठी रही, कहती भी क्या। न स्वागत में कुछ कहने को मन किया, न ही कुशलक्षेम पूछने की जरूरत। सच कहा गया है कि प्रेम की असली त्रासदी यह नहीं कि प्रेमी जन बिछड़ जाते हैं, अपितु असली त्रासदी यह है कि प्रेमी युगल साथ रहते हुए भी उनका आपसी प्यार खत्म हो जाता है। एक दिन यही शख्स मेरे सामने प्रणय निवेदन लेकर खड़ा था और मैं भी कैसी बावरी हो गई थी उसके प्यार में। आज उसे देखना मन मचलता है, नहीं दिल की धड़कन बेकाबू हुई है। एक बार नजर पर देख लेने की भी इच्छा नहीं हुई इस स्वार्थी शख्स को। एक अजब सी विरक्ति भर चुकी है मन में। असहज हो उठे उस मौन को तोड़ते हुए अभय ने ही बात शुरू की। मैं तुम दोनों को लिवाने आया हूँ। क्यों? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है गौरी। बहुत कुछ कहना चाहा मैंने, मसलन जरूरत तो मुझे तब भी थी अभय, और देखा जाए तो कुछ अधिक ही थी। यूं भी हमारे समाज में स्त्री को हर उम्र में पुरुष रूपी कवच की जरूरत रहती ही है। तब आपने यह क्यों नहीं सोचा? मेरे लिए न सही अपनी बेटी के लिए ही सोचा होता, परंतु 15 वर्ष पूर्व यह सब सुनने को इनमें धैर्य नहीं था और आज कहने का कुछ लाभ नहीं।
मैंने बस इतना ही कहा। मुझे आपकी जरूरत तब थी क्योंकि मैंने स्वयं को आप पर निर्भर बना रखा था, पर आज नहीं है। इतने वर्षों के संघर्ष ने मुझे इतना मजबूत तो बना ही दिया है कि मैं पुरुष के सहारे बिना जी सकूं। इस बीच निया भी वहां आ बैठी थी। अब मैंने आशापूर्ण निगाह उस पर डाली, जिसका मतलब समझ निया ने स्वयं ही कहा, माँ की बात तो आप सुन ही चुके हैं। अब रही मेरी बात, तो मुझे आपकी यह कोठी नहीं चाहिए। जब मुझे उस घर की सुरक्षा की जरूरत थी तब तो वह मुझे मिली नहीं, और आज मुझे उसकी जरूरत नहीं है। माँ को बेटी पैदा करने की सजा दी थी ना आपने। बहुत जिल्लत व कष्ट झेलने पड़े थे माँ को इस अपराध के लिए, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। यथासंभव प्रयत्न करूंगी कि माँ का शेष जीवन सुखमय बीते। इस तरह से आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और अपने लायक घर भी बनवा ही लूंगी। इतना सामर्थ्य है मुझ में। अब रही बात आपकी, यदि आपको अपने बेटे पर भरोसा ना हो, यदि वह आपकी देखभाल करने में सक्षम ना हो, तो मुझे बताइएगा। बेटी हूं तो क्या, मैं करूंगी आपकी देखभाल की व्यवस्था। मानवता के नाते हम अजनबियों की देखभाल भी तो करते ही है ना। अपने किए की सजा भुगत रहा हूं आज, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अब मैंने एक बार फिर एक दयनीय दृष्टि मुझ पर डाली, पर वह मेरा मन नहीं पिघला सकी। इंसान अपनी गलती मान ले तो अवश्य वह माफी का अधिकारी है, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि तुम जो आज मेरे द्वार पर आए हो, तो इसलिए नहीं कि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम जगा है या कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, बल्कि अपना बिखरा घर संभालने के लिए आज तुम्हें मेरी जरूरत आन पड़ी है। प्यार तो तुम सिर्फ अपने से ही करते हो बस, पर मैं भी कोई काठ की गुड़िया नहीं जिससे जब चाहा खेल लिया और जब चाह उठाकर ताक पर रख दिया। तुम ये अपेक्षा करते हो कि बीच के इतने वर्ष जब मैं अकेली जूझती रही, वह सब रातें जो मैंने अपने और निया के भविष्य की चिंता में जागकर गुजारी हैं, वे सब अपनी स्मृति से पोंछ दूं? तो चलो मैं यह भी प्रयत्न कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बात का सही उत्तर दो। यदि मैं तुम्हारा त्याग कर किसी और के साथ रहने लगती, तो तुम मुझे माफ कर देते क्या? उत्तर इतना स्पष्ट था कि मौन रहने को विवश हो गए भय, और सिर उठाकर मेरी तरफ देख भी नहीं पाए। आज शायद उन्होंने उस भूकंप का एहसास किया था जो कभी मेरे जीवन में आया था, जिससे मेरा घर उजड़ा था, मन टूटा था और सपने तहस नहस हो गए थे। लेकिन चारों ओर पूर्वज शांति बनी रही। आसपास किसी को न तो कुछ दिखाई दिया और न ही उन्होंने कोई आवाज ही सुनी। भूकंप के गुजर जाने के पश्चात कई हाथ सहायता के लिए आगे बढ़ाते हैं, जबकि मैं तो नितांत अकेली खड़ी रह गई थी अतीत के खंडरों पर। दोस्तों, स्वाद के भर में फंसे रिश्तों की संवेदनशीलता भी मर जाती है। उम्मीद है दिल को झकझोर देने वाली यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।